Today we'll discuss some important terms and definition of chapter magnetism and they are all important from examination point of view. सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की. As the name signifies that it is a field which will magnetize a substance. So it exists in vacuum and induces magnetism. Suppose हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोलेनॉइड का. सोलेनॉइड में जब आप एक करंट पास कराते हो तो वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी इनसाइड दी सोलेनॉइड. और जब उस फील्ड में आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे या किसी भी तरह का कोई मटेरियल रखोगे तो द मटेरियल विल फेस सम मैग्नेटिज्म. उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा. लेकिन वो मैग्नेटिज्म कहाँ से आया? वो उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने डेवलप कराया. तो ये वो फील्ड है जो किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देती है, इंड्यूस कर देती है. उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला. हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू वॉट म्यू नॉट एन आई. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. आई है करंट और B नॉट हमने वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है. नाउ बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की. सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए पढ़ी थी. अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो वी हैव गिवन अ डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. नाउ डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मटेरियल. देखिए अब हम बात करें किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की तो हम यही बात करेंगे. पहले भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की और तब हम बोलते थे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड नॉर्मल टू इट. सो यानी कि उस फील्ड लाइन के नॉर्मल अगर आपने कोई एरिया रखा है तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं. लेकिन अब हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो अब हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस. यानी उस सब्सटेंस के अक्रॉस कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं नॉर्मली उसके यूनिट एरिया में से. यानी कि नंबर ऑफ फ्लक्स में भी डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया. मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम यहाँ डिफाइन करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हो. तो ये B वही है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिफाइन करते थे. सेम डेफिनेशन. ओनली डिफरेंस क्या है कि अब हम जो फील्ड लाइंस पास करा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करा रहे हैं वो थ्रू अ सब्सटेंस करा रहे हैं. पास वो अभी भी नॉर्मली कर रही हैं, पास वो अभी भी यूनिट एरिया के ही लिए कर रही हैं लेकिन पास कर रही हैं सब्सटेंस के क्रॉस. और ऐसी फील्ड लाइंस को हम क्या बोल देते हैं? यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी है. इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला. तो देखिए जो डेफिनेशन हम मैग्नेटिक फील्ड की बोलते थे तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी टेस्ला ही होता था. लेकिन उस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में काफ़ी डिफरेंस है. वहाँ हम बात करते थे या तो एक करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे होते थे या हम कहते थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाकर हमने वैल्यू निकाली मैग्नेटिक फील्ड की. अलग अलग डेफिनेशंस हमने दी. बट यहाँ हम एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं और उस मैग्नेटाइजेशन करने के दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं कहलाएंगी तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड ही. यूनिट उनकी भी टेस्ला ही होगी. लेकिन स्लाइड चेंज आ गया है डेफिनेशन के अंदर कि अब फील्ड लाइंस कहाँ से पास कर रही हैं? थ्रू दी सब्सटेंस पास कर रही हैं, थ्रू दी मटेरियल पास कर रही हैं. यही डेफिनेशन मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने यहाँ लिखा भी है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन. और यही डेफिनेशन आप मैग्नेटिक इंडक्शन की भी दे सकते हो. इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू दी मटेरियल. सेम डेफिनेशन है दोनों के लिए लेकिन सब्सटेंस की बात हो रही है कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करेंगी वो कहाँ से करेंगी? वो किसी लूप से पास नहीं करेंगी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट नहीं करेंगी बल्कि अब वो किसी मटेरियल के अक्रॉस पास कर रही हैं, नॉर्मली पास कर रही हैं, फॉर यूनिट एरिया के लिए पास कर रही हैं और उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं. तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं यूजिंग डायग्राम. इन दिस डायग्राम यू मे सी मैंने कुछ सर्कुलर करंट लूप्स दिखाए हैं लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हम समझते हैं. अगर आप एक नॉर्मल मटेरियल लें जो मैग्नेटिक नेचर का ना हो, नॉर्मल मटेरियल लेते हैं जो मैग्नेटिक नेचर का नहीं है इनिशियली, तो उसमें क्या होगा? हर करंट लूप का डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो. कोई इस तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर दो क्लॉकवाइज चलेगा या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज. सो कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको उससे नहीं मिलती. यानी मटेरियल तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है
यानी वो मैग्नेटाइज हो सकता है मगर रैंडम ओरिएंटेशन में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके करंट लूप अलाइन नहीं कर रहे हैं। ये करंट लूप क्या है? ये करंट लूप्स बनाए हैं इलेक्ट्रॉन ने। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व अराउंड करते हैं अपने ऑर्बिट में तो वो एक करंट लूप क्रिएट करते हैं, और यही करंट लूप क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर एक सिंगल करंट लूप लोगे, सिंगल एटम के लिए लोगे, तो वो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा। लेकिन अगर ये सभी के सभी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें, यानी सबकी ओरिएंटेशन जो है, सबके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम हो जाए, तो फिर वो क्या बना लेते हैं? बार मैग्नेट बना लेते हैं। ये हमने पढ़ा था। हम इस चैप्टर में यानी इस पोर्शन में यही सीख रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल उठाया और उसे आपने किसी सोलेनॉइड के अंदर रख दिया है, यानी कि वहाँ रख दिया है जहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्ट करेगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्ट करने से मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज कैसे हुआ? इसके सारे जो लूप्स थे वो सभी सेम डायरेक्शंस में आ गए। अब क्योंकि लूप इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि जो इनसाइड करंट की डायरेक्शंस होंगी वो अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे का इम्पैक्ट कैंसिल कर देंगे। हमें ऐसा लगेगा कि जैसे करंट सिर्फ कहाँ लाई कर रहा है? सरफेस पे, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि करंट सिर्फ सरफेस पे रह गया और आपके पास इस तरीके का एक लूप बन जाएगा। यानी कि हमें ऐसी वो जो मैग्नेट था वो इस तरीके, मटेरियल जो है वो इस तरीके बिहेव करेगा एज इफ कि उसके ऊपर सरफेस पे कोई करंट वायर रैप की हुई है। जो करंट उसके सरफेस पे प्रोड्यूस हुआ उस करंट को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। ये सरफेस करंट आई है बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो ये हमने कहा मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, IM से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर ये सरफेस करंट है और अगर इस सरफेस करंट ने भी एक लूप बना लिया तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है BM। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटीरियल। आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, उसके सरफेस पे करंट आ गई, उस करंट ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दी और वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, BM जिसे हम बोल रहे हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं μ0 NIM। ये किस वजह से आई है? बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइजेशन आई है, तो इसलिए मैंने इसे इन प्रोपोर्शनल टू IM बोला। लेकिन आपके पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी थी जिसको आप B0 बोल रहे थे, और वो थी μ0 NI। यानी कि ये फील्ड थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये वो फील्ड थी जिसने इस मटेरियल को मैग्नेटाइज बनाया। यानी इसके सारी ओरिएंटेशन जो ठीक नहीं थी उनकी ओरिएंटेशन को एक डायरेक्शन में अलाइन किया ताकि सरफेस करंट डेवलप हो, और जब सरफेस करंट डेवलप हुआ तो सरफेस करंट ने भी एक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दी। तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी मैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस हमें मिल रही होगी वो होगी सम टोटल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से जो थी वो, प्लस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो थी। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो थी वो तो मैग्नेटाइजेशन करा ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड हमें और मिल गई बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। और ये सम टोटल आपको बताएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर जिसे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आगे देखते हैं। सो वी आर बैक टू द डेफिनेशन। यही हमारी डेफिनेशन थी। इसे हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन, जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो था, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द सम टोटल ऑफ B0 विच इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द बॉडी। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने मैग्नेटिज्म कराया था, इंड्यूस किया था, और ये हुआ मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से, मटेरियल के मैग्नेटाइज होने की वजह से। IM क्या बोल रहे थे हम? मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट होता है। यूनिट क्या होगी इस B की? इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी टेस्ला ही होगी। है तो मैग्नेटिक फील्ड ही ना, दो वी आर डिफाइनिंग नाउ फॉर मैग्नेटिज्म। अब हम मैग्नेटिज्म के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी है द एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। तो ये वो एक्सटेंट है, हर मटेरियल आपको सेम अमाउंट में फील्ड लाइंस अपने अंदर नहीं एंटर करने देगा। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग नेचर है। अभी हम आगे क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये कहता है कि परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी ये है कि कितने एक्सटेंट तक फील्ड लाइंस किसी सब्सटेंस में एंटर कर सकते हैं, वो डिफाइन करता है परमिएबिलिटी। μ0 क्या है? परमिएबिलिटी गिवन इन वैक्यूम। म्यू क्या है? फॉर अ मीडियम। यूनिट दोनों की सेम है, यूनिट इज़ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। परमिएबिलिटी की यूनिट है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स।
परमिएबिलिटी म्यू नॉट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हम बायट-सावर्ट लॉ में भी एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम यूज़ करते थे। लेकिन परमिएबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करें? म्यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी बाय एच। अब यहाँ एच क्या है ये अभी हमने नेक्स्ट डेफिनेशन में डिफाइन करना है, लेकिन बी यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन वो हम डिफाइन कर चुके। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी? बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसकी वजह से, और बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से, दोनों मिलकर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन। कितना इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक, वो कहलाता है आपका बी। अब वो कहते हैं बी तो हमें पता है, ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, कह सकते हैं हम उसको। मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, इन दोनों में से कोई भी नाम आप बी को दे सकते हो। ये ऊपर का मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोनों में से कोई भी नाम आप यहाँ बी के लिए बोल सकते हो। एच अभी हम आगे डिफाइन करेंगे। तो फिर से समझ लेते हैं एक बार परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी रिलेटिव भी डिफाइन कर देते हैं, यहीं पर रिलेटिव परमिएबिलिटी भी है। दिस इज डिफाइंड इज रेशियो ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन परमिएबिलिटी अकेले क्या है कि ये वो दिस इज द एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर थ्रू अ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच की। लेट अस नाउ डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पिछली डेफिनेशन में हमने इस एच सिंबल को यूज़ किया था और अब हम इसे डिफाइन करते हैं। इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, यानी कि कितना एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है, किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज कर सकती है, इस बात को कौन डिफाइन करता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन करती है, एच डिफाइन करता है। और अगर हम फॉर्मूले पे जाएँ तो एच इज़ इक्वल टू एन आई। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है? करंट। यानी हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग राउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कि अगर आपकी यूनिट लेंथ सोलेनॉइड में से कितना नंबर ऑफ टर्न्स वायर जा रही हैं और कितना ईच वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वो डिफाइन करेगा कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। जैसे अगर हम कहें कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? म्यू नॉट एन आई वॉज अ फॉर्मूला। म्यू नॉट को तो हम बदल नहीं सकते स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो हम क्या बदल सकते हैं? हम नंबर ऑफ टर्न्स बदलें या हम करंट बदलें। तो अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ जाएगी, और एन से भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ जाएगी। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू आई, कि अगर यूनिट लेंथ में आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, करंट बढ़ा दिया, तो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और यहीं से हम एच को डिफाइन कर सकते हैं कि एच कैन बी फ्रॉम दिस फॉर्मूला एच कैन बी गिवन एज बी नॉट बाय म्यू नॉट। बी नॉट क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है, और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर जब तक हम वैक्यूम की बात करें तो हम रेशो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम रेशो लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू, यानी म्यू परमिएबिलिटी जिसे मैंने पिछली डेफिनेशन में डिफाइन किया है। तो म्यू को हम कहते हैं बी बाय एच, या फिर एच को कह दो बी बाय म्यू, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपको क्वेश्चन में दिया हो आप इसे डिफाइन कर सकते हो। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम, टेक बोथ द टर्म्स फॉर वैक्यूम। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, ये किसके लिए? मटेरियल के लिए। ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी थी और वैक्यूम की मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल की, और ये परमिएबिलिटी है मटेरियल की। अब बात करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द सब्सटेंस इज़ मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए दोनों टर्म काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि ये वो एक्सटेंट है जो ये डिफाइन करता है कि मटेरियल खुद कितना मैग्नेटाइज हो सकता है अगर हम उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दें। तो वहाँ हम कह रहे थे कि फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है अगर मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा हो तो, और यहाँ हम कह रहे हैं मटेरियल खुद कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, हाउ मच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दोनों कंफ्यूजिंग टर्म है और बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको इनमें डिफरेंस बताती हूँ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब हुआ ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, कितनी ज़्यादा फील्ड हो कि मटेरियल अच्छे से मैग्नेटाइज हो सके। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कि मटेरियल खुद कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन ले लूँ और एक ले लूँ कॉपर, और दोनों को सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दूँ,
तो कॉपर मैग्नेटाइज नहीं होगा जबकि आयरन हो जाएगा, यानी कि मटेरियल पर डिपेंड हो गया कि कितनी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटाइज कितना होगा मटेरियल। इंटेंसिटी हो रही है डिफाइन, लेकिन किसकी, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस की, यानी कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी बता रहा है कि कितना वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। यहाँ बात हो रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, यानी आपको बताया जाए कि मैग्नेट के पास या मैग्नेटिक फील्ड के पास कितनी इंटेंसिटी थी कि मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की। इसका भी एग्जांपल समझ लें कि अगर सेम हमने आयरन मटेरियल लिया और दो डिफरेंट मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो जल्दी मैग्नेटाइज कर देगी मटेरियल को और दूसरी फील्ड नहीं कर पाएगी। तो यानी कि H डिफाइन कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जबकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन कर रही है मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। अब हम इसे फॉर्मूला वाइज देखें तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसे I से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत सी बुक्स में आपको ये कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलता है, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि हम M से अब तक रिप्रेजेंट करते आए हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। सो आई एम कीपिंग द सेम थिंग, बट आई अगर उसके ऊपर वेक्टर सिंबल लगा रही हूँ, वैसे नॉर्मली आई को हम करंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम आई के ऊपर एक वेक्टर सिंबल लगा दें तो आई एम कॉलिंग इट एज इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी हम इसे इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो अब आपके पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू NIMA। अब ये IM कहाँ से आया और आप IM की टर्म्स में क्यों ले रहे हो, तो मैं एक बार इसको समझाती हूँ पिछले पार्ट को कोरिलेट करके, फिगर दिखा के। आपके पास ये फिगर था और इस फिगर में हमने बोला था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में किसी मटेरियल को लगते हैं तो मटेरियल जो है अपने सारे जो लूप्स हैं, करंट लूप्स को अलाइन कर लेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि बाकी सारी करंट इफेक्ट तो कैंसिल हो गए, सिर्फ सरफेस वाले करंट बचे और उन सरफेस करंट्स की वजह से एक IM यानी मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट भी बोल सकते हैं आप इसको, वो प्रोड्यूस हुई। अब ये क्योंकि मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट आ गई तो ऐसा लगा कि जैसे एक ही करंट लूप बन गया, और अगर करंट लूप बन गया तो इसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी। करंट कैरिंग लूप के पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है क्योंकि करंट कैरिंग लूप एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो हमने वो मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन की, वो मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन करते हैं NIMA, क्योंकि इस वक्त वो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से, इस IM की वजह से है। तो NIMA, और दोनों तरफ अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड किया है ताकि ये N/L जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट हो जाए और मैं इसको स्मॉल n लिख सकूं। अब क्या करेंगे, अब हम वापस अपने डेफिनेशन पर आते हैं एंड लेट अस सी कि अब हमारे पास ये M/L आ गया था विच वाज NIMA। L को उधर लेके जाते हैं सो दैट कि मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाए एंड लेट अस प्लेस दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इन दिस फॉर्मूला। नीचे वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ और एरिया कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा NIM। यानी आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू N इंटू मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट। मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट के प्रोपोर्शनल इंटू N से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मिलता है। सो वी कैन डिफाइन द मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड थी, मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी वो हम अब डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू μ0 NIM, जो कि हम पहले भी डिफाइन कर रहे थे। ये डेफिनेशन हमने μ0 NIM पहले भी दी थी, वो भी मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये किस वजह से डेवलप हुई थी, ये बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल हुई थी। यानी कि जब मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ तो उसके अंदर एक मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट डेवलप हुई और वो मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट जो थी उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम अब यहाँ पर BM इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक तो हमने NIM में डिफाइन किया होता, बट नाउ वी कैन राइट μ0 I की टर्म्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहीं हम डायपोल की भी बात ले लेते हैं, लेकिन केस किसका ले लें, बार मैग्नेट का। तो अब हम बार मैग्नेट का केस जब लेते हैं तो वहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अब बार मैग्नेट के लिए क्या हो गई, QM, जिसको हम बोल रहे हैं पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल डिस्टेंस यानी डायपोल लेंथ, जिसको बार मैग्नेट की लेंथ बोलते हो 2L। तो 2L कैंसिल हो जाता है एंड यू आर लेफ्ट विद QM/A। यहीं से हम यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, और वो यूनिट क्या होगी, QM की यूनिट कितनी होती है, एम्पियर मीटर, और A की यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो मीटर और मीटर आपका कैंसिल हो गया और आपके पास बचेगा एम्पियर मीटर इनवर्स विच इज़ द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
सो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हो गया और हमने 2 टर्म भी निकाले हैं। ये सारा पोर्शन मैं एक बार फिर से कंक्लूड करूँगी इन द एंड, क्योंकि आई स्टिल फील कि आपको कुछ रिपीटिशन चाहिए होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन्स रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। तो ससेप्टिबिलिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच शोज दैट हाउ इजीली द मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है अगर आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये बात पे इस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कितनी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो उसे मैग्नेटाइज कर रही है, या कितना वो मटेरियल के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो खुद मैग्नेटाइज हो रहा है। यानी इट विल बी डिफाइंड एज साई एम। ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है ये साई एम, और इसको कहते हैं हम रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आई बाय एच का रेशो जो है वो आपकी ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करेगा कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। डिपेंडिंग, हमने ये देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है एच को हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, यानी कि फील्ड से ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है तो भी मटेरियल उतना इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा तो। यानी कि किस पर ज़्यादा डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। जैसे ही मटेरियल के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी वो क्विकली मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, जबकि एच के ऊपर जितना कम होगा उतना ही आपकी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है कम अगर है तो ये पता चल रहा है कि कम होने के बाद भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं इन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में, दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले थी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो थी बी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस वजह से आ रही है? एक तो जो एक्सटर्नल फील्ड, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो थी वो अप्लाई हुई, वो अप्लाई होने से मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ। मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ जिसे हम मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट बोल रहे हैं। सरफेस करंट ने भी एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की जिसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल बी एम। और इन दोनों का सम टोटल, यानी कि बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल का सम टोटल आपको टोटल फ्लक्स डेंसिटी या टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन देगा। तो हमने बी निकाल लिया, लेकिन जो बी नॉट थी वो किस वजह से है? वो है बिकॉज ऑफ म्यू नॉट एन आई की वजह से, यानी कि म्यू नॉट एच की वजह से। और बी एम किस वजह से है? वो है म्यू नॉट आई की वजह से। तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, दैट इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एंड बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यानी आप वापस इसे फॉर्मूले में प्लेस करें, यू विल गेट म्यू नॉट एच प्लस आई। अब हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का भी था, B इज इक्वल टू म्यू एच। सो अगर हम यहाँ पर B की भी वैल्यू प्लेस कर दें म्यू एच, तो आपके पास आ जाएगा म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, पता नहीं इस फॉर्म पेन को क्या है, ओके, म्यू नॉट एच प्लस आई, लेट मी चेंज, ओके। नाउ म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। अब यहाँ से भी आप एच कॉमन निकाल लो, तो म्यू नॉट एच इधर कॉमन आ गया, 1 प्लस आई बाय आपके पास आ जाता है एच, एंड एच यहाँ पर भी है, म्यू यहाँ पर भी है, एच एंड एच कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड। और यहाँ हम रिलेशनशिप लिख देते हैं, ये आई बाय एच को अभी हम ऊपर डिफाइन कर रहे थे साई, तो साई की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो म्यू एंड डिवीजन में आप यहाँ पर म्यू नॉट ले आइए, दैट विल गिव यू 1 प्लस साई एम, जिसे हम ससेप्टिबिलिटी बोल रहे थे। लेकिन म्यू बाय म्यू नॉट क्या है आपके पास? रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तो आपका म्यू आर आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस साई ऑन। तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के बीच में। नाउ हेयर ऑल्सो आई कैन डिफाइन द क्यूरीज स्टेटमेंट, क्यूरीज लॉ डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्दो अभी इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट चलो हमारे पास डेफिनेशन है, लिख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम क्या बोल रहे थे, आई, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी एच के प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दिस इज़ द क्यूरी स्टेटमेंट। क्यूरी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला, मैडम क्यूरी ने, एंड शी सेड कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितने एक्सटेंट तक बॉडी मैग्नेटाइज होगी वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, यानी एच के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाता है सी एच बाई सी, सॉरी टी,
दिस इज टी। सी क्या है यहाँ पे, क्यूरीज कांस्टेंट है। अगेन अगर आप h को डिनोमिनेटर में ले आएँ तो यू हैव I अपॉन एच इज इक्वल टू सी बाई टी, लेकिन I अपॉन एच को तो हम साई एम बोल रहे थे, सो दैट मीन्स साई ऑफ m इज इक्वल टू सी बाई टी, और ये कहलाता है आपका क्यूरीज लॉ। It states that the susceptibility is inversely related to temperature. Susceptibility is inversely related to temperature. That is the Curie's statement. According to the statement, we can conclude कि अगर हम temperature low रखें और magnetic field high हो तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन काफ़ी अमाउंट में बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद सेचुरेशन आ जाएगा और वो अपनी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाती है। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आई हैव दिस ग्राफ। अगर मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैं विद मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्सेस टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम टेम्परेचर से अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, सो यू विल फाइंड दैट द ग्राफ विल टेक अ सैचुरेशन स्टेज आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद इसके पास सैचुरेशन स्टेज आ जाएगी और इस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू, MS बोलते हैं इसको। MS से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इस पॉइंट पर जो है मटेरियल जितना मैग्नेटाइज हो सकता था वो हो गया। अब आप भले ही इंटेंसिटी बढ़ाओ, अब आप भले ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाओ, लेकिन उससे अब सैचुरेशन आने के बाद कोई भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, यानी अब और मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा। सो विद दिस आई थिंक हमने आज के डिस्कस कर लिए टॉपिक। अब हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लें। थैंक यू।